हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। क्लास 12 का टॉपिक उठाया जा रहा है आज। और 12 का जो टॉपिक उठाया जा रहा है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपका एनसीईआरटी में 9वां यूनिट में आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आपको एनसीईआरटी ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी को आप फॉलो करोगे और उसी पर बेस्ड हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कि ये आखिर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या चीज़ है। देखो, एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना, वो बॉन्डिंग के हिसाब से ये कंपाउंड का नाम दिया गया है। एक्चुअली में बॉन्डिंग नेचर जो है ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको मिलता है इसमें। तो खैर, उसकी बात हम लोग आगे कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये कंपाउंड जो है वो मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कंपाउंड माना जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम लोग पढ़ते ही है, लेकिन ये मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक्चुअली में हमारे चारों तरफ जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो या फिर मेडिकल एक्टिविटीज़ हो, ये सारे एक्टिविटीज़ में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। बहुत सारे मेडिकल सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम इसी पर बेस्ड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग इसीलिए एक और चीज़ बोलते हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है इसको। एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिस पार्ट का हिस्सा है ना, वो एक्चुअली में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं हम लोग इसको, मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से इसका बहुत सारा रिलेशनशिप है। जैसा कि आप देखोगे, आप इसका एप्लीकेशन जब पढ़ोगे तो और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये बात। अब देखिए, ये कहता क्या है, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। क्या कहा जाता है, दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक कॉन्सेप्ट अभी आपको पता होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक कॉन्सेप्ट अभी आपको पता होगा या पढ़े भी होंगे आप क्लास 11 में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चाहे न्यूट्रल एटम हो, वो चाहे कौन सा एटम हो, न्यूट्रल एटम हो या फिर आयोनिक आयोनिक कंपाउंड हो, आयनिक रेडिकल्स कह सकते हैं आप, आयनिक रेडिकल्स हो, ये सारे जो होते हैं ना, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उस एटम को देते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ऐसे ही बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे मान लो, अगर मैं कहूँ NH3 है, अब NH3 है और H+ का कम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो NH3 में आपको क्या मिलेगा, NH3 में आपको एक लोन पेयर मिलेगा ना, NH3 में आपको क्या मिलेगा, 1 लोन पेयर मिलेगा। और H+ में आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अपना लोन पेयर इसको देता है। ये जो बॉन्ड बनता है ना, इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है ना, ये बॉन्ड एक्चुअली में कौन सा बॉन्ड है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। कुछ हद तक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अब देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल आपको बताया गया है एनसीईआरटी में कि आपके जो डेली लाइफ में कुछ चीज़ें होती है, जैसे हेमोग्लोबिन का नाम आपने सुना होगा। तो हेमोग्लोबिन जो होता है एक टाइप का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, देखो यहाँ पे वही बताया गया था, दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल एनायन एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये ट्रांजिशन मेटल के साथ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच का जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, उसी से बना हुआ ये कंपाउंड होता है, या कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, कम्प्लेक्स होता है। तो जैसे हेमोग्लोबिन, आप क्या पा रहे हो, आयरन, और इसमें ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। माइक्रो मॉलिक्यूल जो होता है वो आयरन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। उसी तरह से आप क्लोरोफिल देखो, अगर आप बायो के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, Mg होता है, सेंट्रल एटम, है ना। और Mg के चारों तरफ इसमें फिर जो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, फाइटॉल वगैरह जुड़ा हुआ होता है इससे। उसी तरह से आप देख रहे होंगे विटामिन B12, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोकोबालामिन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोकोबालामिन बोलते हैं इसको। साइनोकोबालामिन कहने का मतलब इसमें साइनाइड वाला पार्ट भी कुछ होगा,
और कोबाल्ट होता है। एक्चुअली में ये इसका जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, कोबाल्ट होता है। उसी तरह देखो नीचे मैंने दिया है एडटा। एडटा का मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म बता दिया आपको, इथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट। इसके साथ बहुत सारे मेटल जुड़े हुए होते हैं और इसका यूज आप देखिएगा तो सोप इंडस्ट्रीज में होता है ना, डिटर्जेंट वगैरह जो आप देखोगे, या फिर आप बहुत सारा चीज़ जैसे इवन फूड वगैरह के आइटम में भी आपको एडिटा मिल जाएगा। आपका एडिटा का यूज़ होता है, एक बहुत अच्छा यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसका यूज़ किया जाता है वाटर को क्लिनजिंग करने में, है ना, वाटर क्लीनिंग करने में इसका यूज़ होता है। एडिटा का यूज़ किया जाता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में एडिटा का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये सारे कंपाउंड जो आप देख रहे हो ना, दिज ऑल कंपाउंड्स आर रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो चलिए अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है वर्नर। क्या नाम है उनका, वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर। देखिए मैंने यहाँ नाम लिख दिया है आपको, अल्फ्रेड वर्नर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो थे ना, ये 1890 और 1893 के करीब में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। और वो एक्सपेरिमेंट जो था ना, वो बेस्ड था इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। लगभग 3 इयर्स का एक्सपेरिमेंटल टाइम था इनका। अब ये 3 इयर्स के एक्सपेरिमेंटल टाइम में उन्होंने कुछ ऐसे कंक्लूजन्स बताए जो अभी मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस माना जाता है। तो हम लोग उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं। देखिए एक्चुअली में अल्फ्रेड वर्नर जो थे, उनके बारे में मैंने कुछ डेटा बता दिया आपको। ये स्विस केमिस्ट थे और इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में। तो वर्नर्स का जो कॉन्सेप्ट था, एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल डाटा मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। वर्नर जो थे ना, उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड, एक्चुअली में हम लोग बोलेंगे अमोनियकल कोबाल्ट क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया था उन्होंने। तो अमोनियकल कोबाल्ट क्लोराइड को जब उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाया तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा उनको मिला था। उसी इंपॉर्टेंट डेटा को हमने यहाँ पे समराइज करने का कोशिश किया है। अब देखिए, कोबाल्ट क्लोराइड, अमोनियकल कोबाल्ट क्लोराइड को जब ये सिल्वर नाइट्रेट से उन्होंने रिएक्ट करवाया तो उनको प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता था AgCl। अब ये जो कोबाल्ट क्लोराइड था उसका वैलेंसी मेरा क्या था, 3। मतलब कोबाल्ट 3 क्लोराइड जो था ना, उस अमोनियकल कोबाल्ट 3 क्लोराइड को उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाया था और उनको प्रेसिपिटेट क्या मिलता था, AgCl। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट पाया इसका कुछ। उसी इंटरेस्टिंग रिजल्ट को मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, 1 मोल, देखिए अमोनियकल कोबाल्ट क्लोराइड है ये, COCl36NH3। अमोनियकल कोबाल्ट क्लोराइड्स को जब उन्होंने AgNO3 से रिएक्ट करवाया तो पाया क्या कि 3 मोल AgCl निकलता है। मतलब प्रेसिपिटेट के रूप में उनको क्या मिलता है, 3 मोल AgCl। अच्छा, अमोनियकल कोबाल्ट क्लोराइड का कलर कैसा है, येलो। चूँकि आखिर वो कैसे पहचानते कि मतलब ये क्या मिल रहा है, तो AgCl जो है वो क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। इसका कलर कैसा होता है, वाइट इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है ये। तो येलो कलर से इनको वाइट इंसॉल्युबल प्रोडक्ट मिल रहा था, जिसका कि कंडक्टिविटी करस्पॉन्डेंस जो था वो 1:3 का था। मतलब 3 मोल AgCl उनको मिल रहा था। जबकि आप देख रहे होंगे इसमें 6NH3 भी है। तो ये तो ठीक है भाई, COCl3 जो था उसका 3 मोल जो था क्लोरीन, 3 मोल क्लोरीन जो था ना उसमें, वो प्रेसिपिटेट के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा था। वहीं पे उन्होंने जब इसी कोबाल्ट क्लोराइड का, अमोनियकल कोबाल्ट क्लोराइड का एक और फॉर्म लिया जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल, तब उन्होंने पाया कि ओनली 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। ये बड़ा आश्चर्य की बात थी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोबाल्ट क्लोराइड में कितने Cl हैं, 3 Cl हैं, लेकिन इसमें से 2 Cl ही प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा था। तो जो कंडक्टिविटी रेशियो जो मेरा था, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, वो क्या था, 1:2 का था। मतलब आयंस कुछ इस टाइप का कन्वर्ट कर रहा था, है ना, COCl NH3 का 5 2+ और 2 Cl-। देखिए यही कन्वर्सन हो रहा है।
उसी तरह से कोबाल्ट क्लोराइड 4NH3 के साथ जब हम लोग देखते हैं तो आपको क्या मिल रहा था, उनको मिल रहा था 1 मोल AgCl का फॉर्मेशन हो रहा था, और इसका कलर पहले से क्या था, ग्रीन था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक Cl जो था वो क्या कर रहा था, Ag के साथ जाकर के प्रेसिपिटेट बना रहा था, और बाकी 2 Cl ऑलरेडी इसके साथ अटैच था। उसी तरह से अगर हम लोग फिर से इसको देखते हैं जो वायलेट कलर का, अब यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों का फॉर्मूला तो एक ही है मेरा, COCl3 4NH3 COCl3 4NH3। अब इसका कलर क्या है, ग्रीन, और इसका कलर क्या है, वायलेट। तो आपको पता होना चाहिए, बाद में अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा ये बताया गया कि बोथ आर आइसोमर्स, ये क्या हैं, आइसोमर्स हैं, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली ये दोनों डिफरेंट हैं। ऐसा कुछ बात बताया गया था ये वर्नर के द्वारा। तो अच्छा, ये कैसे बताया गया था, ड्यू टू कलर इफेक्ट, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बताया गया था। तो क्या पाया गया कि जब 1 मोल, यहाँ भी देखिए AgCl का प्रेसिपिटेट, यहाँ भी 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट, और जो कंडक्टिविटी का कॉरस्पॉन्डेंस था वो क्या था, 1:1 का था। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेटा उसको मिला ना, जो ये अल्फ्रेड वर्नर को जब ये डेटा मिला, तो इस डेटा के हिसाब से उन्होंने कुछ कंक्लूज़न दिया है। उन्होंने बताया क्या कि एक्चुअली में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो 2 टाइप के अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। 2 टाइप का उसका वैलेंसी शो आउट होता है। एक वैलेंसी वो जो डिसोसिएट करता है, और एक वैलेंसी वो जो डिसोसिएट नहीं कर रहा है। अब जैसे इसी में हम लोग देखते हैं तो देखिए COCl3 6NH3 में क्या हो रहा है, ये जो 6NH3 है उसका डिसोसिएशन तो नहीं हो रहा है, और Cl3 का देखिए डिसोसिएशन हो रहा है। तो जो डिसोसिएटेड वैलेंसी है वो क्या है, 3, और अनडिसोसिएटेड वैलेंसी कितना है, 6। उसी तरह से अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए COCl3 5NH3 में फिर से इसका 2 Cl तो डिसोसिएट कर रहा है लेकिन 1 Cl डिसोसिएट नहीं कर रहा है। 2 Cl डिसोसिएट कर रहा है लेकिन 1 Cl तो डिसोसिएट नहीं कर रहा है। तो 1 Cl ये हो गया, और 5NH3 मतलब 6 जो है, 6 जो Cl है, 6 जो उसका ये वैलेंसी है वो डिसोसिएट नहीं कर रहा है, जबकि 2 वैलेंसी इसका क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। तो इसको उन्होंने कहा क्या, प्राइमरी वैलेंसी, और जो नहीं डिसोसिएट कर रहा था उसको उन्होंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी। चलिए इसी बात पर, इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे समझने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वर्नर्स का जो पोस्टुलेट था उसमें क्या क्या, ये पोस्टुलेट 1898 में दिया गया था। 3 इयर्स के एक्सपेरिमेंट के बाद जो 1890 से 1893 में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट के 3 इयर्स के बाद उन्होंने ये कॉन्सेप्ट, ये पोस्टुलेट्स अपना प्रोवाइड किया इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में। क्या बताया उन्होंने बताया क्या कि इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड मेटल्स सोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी या 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज। इसी लिंकेज का हम लोग बात कर रहे थे, एक को बोला प्राइमरी लिंकेज और दूसरे को बोला सेकेंडरी लिंकेज। तो प्राइमरी लिंकेज जो था वो क्या था, डिसोसिएबल था, ये क्या था, आयोनाइज्ड कर रहा था, और सेकेंडरी लिंकेज जो था वो क्या था, अनआयोनाइज कर रहा था, और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जो आप देख रहे हो ना किसी भी कंपाउंड का, उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। अब देखिए क्या कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब आयोनाइजेबल वैलेंसी, नॉर्मली आयोनाइजेबल सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो प्रायः किसके द्वारा सेटिस्फाइड होता है, निगेटिवली चार्ज आयन के द्वारा। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बताया गया था ना आपको, जैसे देखिए Cl के द्वारा, Cl के द्वारा, Cl के द्वारा, यही तो है प्राइमरी वैलेंसी आपका। तो निगेटिवली चार्ज आयन के द्वारा ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ओके, और क्या कहा उन्होंने कि सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, जैसा मैंने पहले भी बताया इसके बारे में, सेटिस्फाइड बाई आइदर निगेटिवली आयंस और न्यूट्रल आयन। अब देखिए तो यहाँ फिर से हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, 2, आयोनाइज तो 2 ही हुआ है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, ये 5 और 1 Cl, मतलब टोटल कितना हो गया, 6। तो Cl क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज होगा ना, और NH3 तो मेरा न्यूट्रल है ही है। तो वही बात बताया गया कि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है और सेटिस्फाइड बाई या तो निगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल आयंस। फिर उन्होंने बात किया कि सेकेंडरी वैलेंसी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट नंबर। अभी मैंने बात किया था ना कि सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेट नंबर भी बोलते हैं, और ये किसी भी कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू फिक्स हो जाएगा, ये वैल्यू बदलेगा नहीं किसी भी कंपाउंड के लिए, या मेटल के लिए नहीं बदलेगा।
और क्या बताया उन्होंने, द आयंस और ग्रुप बाउंडेड बाई सेकेंडरी वैलेंसी सो सेप्सियल, है ना, वो स्पेशियल अरेंजमेंट शो आउट करता है, जिस अलग अलग कोऑर्डिनेट नंबर के हिसाब से, डिफरेंट कोऑर्डिनेट नंबर रहेगा तो उसका स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग होगा। हम लोग आगे देखने जा रहे हैं सारे टॉपिक को, सब लोग को हम लोग को देखेंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ टर्म्स के बारे में। अब देखिए उस टर्म्स को देखने के पहले हम लोग कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं। देखिए वो सेप्सियल अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है। देखिए सेप्सियल अरेंजमेंट जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज पाया जाता है और काउंटर आयन पाया जाता है। अब देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, देखिए यही आपका है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, ये पूरा जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का एग्जाम्पल है। अब इस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में देखिए कौन कौन सा टर्म आपको यूज होता है। देखिए ये जो CO है कोबाल्ट, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एटम। क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। उसी तरह देखिए यहाँ Cu को क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा आप देख रहे हो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है। ये पूरा क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये पूरा है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब इसमें कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज क्या है। देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर घेरा हुआ है ना, ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, इस ब्रैकेट के अंदर का जो हिस्सा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेटेड। ब्रैकेटेड वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज। और ये जो 3Cl आप देख रहे हो ब्रैकेट के बाहर जो आप देख रहे हो ना 3Cl, दैट इज कॉल्ड काउंटर आयन। ये है आपका काउंटर आयन। ओके तो ये टर्म कुछ कुछ आप समझ रहे होंगे। ये हो गया सेंट्रल एटम, जो मेन जो मेरा मेटल है ना वो सेंट्रल एटम हो गया। ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है उस पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जो बिग ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है, बिग ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज। ब्रैकेट से जो बाहर है दैट इज Cl माइनस आयन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। ओके उसी तरह से अगर हम लोग इसमें देख लें तो फिर वही बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा का पूरा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ये हो जाएगा सेंट्रल एटम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। ये मेरा क्या हो गया, काउंटर आयन हो गया। अगर हम लोग नीचे का कंपाउंड देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज। और Cl मेरा क्या हो जाएगा, काउंटर आयन। नीचे वाले कंपाउंड को अगर हम लोग देखें, ये सारे कंपाउंड का आपको नेमिंग मैं बता दूंगा, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नेमिंग वगैरह से ही आता है। तो नीचे वाला कंपाउंड में आप क्या देख रहे होंगे, Cr है, NH3 का 3 है, H2O का 3 है और Cl3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और ये ब्रैकेट के अंदर जो हो गया, उस ब्रैकेट के अंदर वाले चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज बोलेंगे। CE मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये मेरा क्या हो गया, फिर से वही काउंटर आयन, ये काउंटर आयन हो गया। तो ये सब टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। और भी टर्म हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट टर्म जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो टर्म आपका है लीजेंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। देखिए लीजेंड क्या होता है, ये क्या होता है, ये आयन होता है या मॉलिक्यूल, या तो आयन होता है या मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल कैसा होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल का। बाउंडेड विथ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम आपको याद होगा जो मैंने अभी आपको बताया था ना, सेंट्रल एटम जनरली क्या होता है, सेंट्रल एटम जो होगा ना वो मेटल होगा और प्राय ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट आपको याद होगा ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करेगा। ये कोऑर्डिनेट इंटाइटीज में जो सेंट्रल एटम होगा उसी से अटैच होता है। कौन अटैच होता है, लीजेंड। और ये क्या होता है, ये एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा, क्योंकि लीजेंड जो होता है ना वो सेंट्रल एटम के साथ, लीजेंड जो होता है वो सेंट्रल एटम के साथ
कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ कैसे जुड़ा हुआ रहेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो यहाँ लिगेंड जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा एक्ट करता है। और सेंट्रल एटम जो होगा ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसा एक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसा एक्ट करेगा। ओके, और क्या है? अब देखिए ये लिगेंड क्या हो सकता है? तो आयनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, या मैक्रोमोलिकुल हो सकता है। जैसे हम लोग देख रहे थे ना हेमोग्लोबिन में, जैसे ये क्या था, हेमोग्लोबिन में ये बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल था प्रोटीन का, तो मैक्रोमोलिकुल्स भी हो सकता है। न्यूट्रल में जैसे NH3 हो सकता है, H2O हो सकता है, जैसे H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है, ये सब हो सकता है। आयनिक में जैसे क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, नाइट्रेट आयन हो सकता है आपका, है ना, ये सब हो सकता है। अब आप देख रहे होंगे नेक्स्ट मैंने टाइप बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के हिसाब से लिगेंड को हम लोग बांट सकते हैं। क्या क्या बांट सकते हैं भाई? तो एक देखिए है यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट लिगेंड कहने का मतलब क्या कि इट हैज़ वन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डोनर के जैसा काम करता है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूनिडेंटेट। जैसे Cl आयन हो गया, H2O हो गया, देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। NH3 आपका क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। तो ये सब जो है आपका यूनिडेंटेट लिगेंड है। उसी तरह नेक्स्ट आप देख रहे होंगे वो क्या बताया गया है? बाईडेंटेट लिगेंड, या इसी को बोलते हैं डाईडेंटेट लिगेंड। डाईडेंटेट लिगेंड में देखिए मैंने एग्जांपल दिया है इथेन 1,2 डाईएमीन। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड इथेन 1,2 डाईएमीन। देखिए उसी का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, इथेन 1,2 डाईएमीन। तो इथेन 1,2 डाईएमीन में आप क्या देख रहे हो? देखो दो एमीन ग्रुप जो इसके साथ लगा हुआ है उसके पास लोन पेयर है ना, तो ये क्या करेगा? ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा सेंट्रल एटम के साथ, है ना। तो ये हो गया आपको डाईडेंटेट। उसी में एक और एग्जांपल मैंने दे दिया ऑक्सलेट आयन का, है ना। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है COOH का होल 2 करते हैं ना ऑक्जेलिक एसिड को, तो इसी से बना है ऑक्जेलेट आयन। तो ऑक्जेलेट आयन में आप देख रहे होगे यहाँ पे ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा काम करेगा। तो ये हमारा हो गया डाईडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है? हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब देखिए पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या चीज़ होता है? जब किसी भी लिगेंड के पास मोर देन वन नहीं, मोर देन 2 एटम ऐसे हों जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के जैसा काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? एडटा, एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट आयन जो बताया था मैंने आपको इसके पहले भी, तो उसके पास क्या है? 4 ऐसे एटम है जो क्या कर सकते हैं? सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अगला मैंने बताया है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड देखिए क्या होता है? वैसा लिगेंड जिसके पास दो अलग अलग साइट अवेलेबल होते हैं, जिसको वो अल्टरनेटली यूज कर सकता है सेंट्रल एटम को देने के लिए। देखिए वही है, लिगेंड विथ मोर देन 1 डोनर साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल एटम, है ना, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके साथ बनाता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने दिया है NO2। देखिए NO2 जो है ये देखिए सेंट्रल एटम हो गया M। तो NO2 में क्या हो सकता है? या तो ये नाइट्रोजन जो है ना उसका वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, या फिर NO2 का एक और कंडीशन हो सकता है, देखिए ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो NO2 में 2 साइट हो गया ना, एक साइट हो गया नाइट्रोजन और दूसरा साइट क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो चूंकि इसमें डबल साइट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेट लिगेंड। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं नाइट्रिटो N, मतलब नाइट्राइट ग्रुप का N जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। और यहाँ हम लिख रहे हैं नाइट्रिटो O, मतलब नाइट्रेट ग्रुप का कौन सा है? O जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के जैसा काम कर रहा है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल हमने दिया है थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। अब थायोसाइनेटो में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर रहा है? सल्फर। देखिए मेटल में सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर रहा है, जबकि आइसोथायोसाइनेटो अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें कौन करेगा? नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड मैंने ले लिया है। तो साइनाइड में कौन करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन? C, है ना, और आइसोसाइनाइड में कौन करेगा? N। तो आप देख रहे होंगे कि एम्बीडेंटेट लिगेंड जो आपका है
उसमें दो अलग अलग साइट अवेलेबल होता है एक ही लिजेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ सिलेट लीजेंड। देखिए सिलेट लीजेंड एक्चुअली में साइक्लिक टाइप का बिहेवियर होता है इसका। इसका बिहेवियर कैसा होता है? साइक्लिक बिहेवियर। अब जैसे देखो क्या कहता है, व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट यूजेज इट्स डोनर एटम विथ सिंगल मेटल। अब जैसे देखो CO एक सिंगल मेटल है। अब इस सिंगल मेटल में देखिए ये N जो है ना, इथिलीन डाईएमीन जो आपको मैंने बताया, वो क्या है? दो अलग अलग साइट से दो एमीन ग्रुप आपको बताए थे ना अभी हमने। देखिए अभी मैंने बताया था, देखिए यही है ये N, इथिलीन डाईएमीन। तो इसके पास दो साइट था। अब मान लो ये साइट जो है वो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस तरह से। देखिए तो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये एक साइकिल टाइप का बन जाएगा ना। देखिए एक साइकिल टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो ये कैसा लीजेंड है? ये सिलेट लीजेंड है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए ये ऑक्जेलेट आयन है, ये एक ही मेटल को ये ऑक्जेलेट आयन अगर ये करे, डोनेट करे, तो क्या होगा? ये एक साइकिल बनाएगा ना, एक साइकिल टाइप का बिहेव करेगा ना। तो ये कैसा लीजेंड है? सिलेट लीजेंड है। वही मैंने यहाँ पे बताया है आपको। देखिए कोबाल्ट है, क्लोरीन जो है वो मोनोडेंटेट लीजेंड हो गया। और ये N इथिलीन डाईएमीन क्या है? साइकिल के जैसा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो सिलेट लीजेंड है। कोबाल्ट के साथ देखिए 3N ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिलेट लीजेंड है। साइकिल के जैसा बिहेव कर रहा है, सिलेट लीजेंड है। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है आपका क्या? कोऑर्डिनेशन स्फेयर। आसान है। क्या कहता है इन फॉर्मूला? सेंट्रल एटम और आयन एंड लीजेंड अटैच टू इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट कलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेट स्फीयर। अभी मैंने बात किया था ना कि ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। और ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा? फिर से देखिए ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा? काउंटर आयन। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ये हो गया काउंटर आयन। ये Fe क्या हो गया आपका? तो ये Fe हो गया सेंट्रल एटम, ये हो गया सेंट्रल एटम। और ये Cn क्या हो गया? ये Cn आपका हो गया लीजेंड। ये Cn आपका क्या हो गया? लीजेंड। और ये पूरा का पूरा जो आपका हो गया वो क्या हो गया? कोऑर्डिनेट स्फीयर। और ये पूरा हो गया कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रॉन। देखिए यही है आपका पूरा पूरा कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रॉन, है ना। और इतना हिस्सा कोऑर्डिनेट इंटाइटीज या कोऑर्डिनेट स्फीयर बोल रहे हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रॉन जो है ना उसका अलग अलग स्पेशियल अरेंजमेंट अवेलेबल है। जैसे देख ही रहे होंगे आप, ऑक्टाहेड्रल है तो आपने पढ़ा होगा ये हिस्सा जो है वो पीछे का हिस्सा है और ये हिस्सा क्या है? आगे का हिस्सा है, ऑक्टाहेड्रल। ओके। उसी तरह से ये आप देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें ये और ये वाला हिस्सा जो है परपेंडिकुलर है, लेकिन ये हिस्सा क्या है? पीछे का हिस्सा है और ये हिस्सा क्या है? आगे का हिस्सा है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर देखिए। उसी तरह नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ये देखिए पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है। स्क्वायर पिरामिडल में आप देख रहे होंगे ऊपर से ये जैसे पंखा होता है ना, पंखा के जैसे चार फैन वाला जो चार डंटे वाला पंखा होता है, तो ये देखिए ये दोनों हिस्सा पीछे का है और ये आगे का हिस्सा है। तो आप सब में देख रहे होंगे लीजेंड है। L जो है वो क्या है? लीजेंड है। और ये आपका सेंट्रल एटम है। अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? चूंकि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो नेबरिंग एटम होता है ना उसको भी हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर को मैंने आपको क्या बताया था कि ये सेकेंडरी वैलेंसी होता है। ये क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी भी होता है, जैसा कि बर्नर ने इसको रिप्रेजेंट किया था। ये नॉन आयोनाइजेबल है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए 4, है ना। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह स्क्वायर प्लेनर है तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो नेबरिंग एटम है उसकी संख्या कितनी है? 4। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को अगर हम लोग देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो 5। देखिए 5 नेबरिंग एटम है। अगर हम लोग इसको भी देखें स्क्वायर पिरामिडल को देखेंगे तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 ऐसे ऐसे लीजेंड अवेलेबल हैं इसके चारों तरफ। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और उससे रिलेटेड वेरियस जो टर्म्स था उसको हम लोगों ने किया है। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। साथ ही साथ हम लोग बात कर लेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हो, आप उसका नेमिंग कैसे कर सकते हो, और इसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मैं आपको कुछ आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर लेंगे हम लोग।
तो चलिए, यहाँ तक के लिए ये टॉपिक आपका अभी आज का वीडियो जो है वो आपका फिनिश हो रहा है। आप एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को पढ़िए, और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए।